चलो ऑटो से बचा के ले चलेंगे, यहीं खड़े रहो तभी रुकेंगे। चलो चलो झट चलो। आनंद भवन प्रयागराज। ये मोतीलाल, ये आप समय देख लीजिए, देख लीजिए 20 चार्ट है। अरे 30वां चार्ट हो देखा होगा। दिखा गया हो गया। एंट्री कर रहे हैं हम लोग। कैमरा बंद करिए। ये फर्स्ट फ्लोर का है। 30 दोनों रुपया फ्लोर है। जाना है तो यहाँ दिखा दो क्या भाई। दोनों फ्लोर जाना है तो यहाँ से देख सकते हैं। लस्सू देख लीजिए, 12:45 बजे 1:30 बजे। प्लेटिन नियम लस्सू और ले लीजिए। 1:30 बजे के 2 बजे लिए, हाँ 1:30 बजे लेके फिर यही में वापस आ गए। आनंद भवन। हाँ ले रहे हूँ। पेंट हुआ है, अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है, पेंट वेंट हो गया है तो। तारामंडल चल रहे हैं। वहाँ से तारामंडल घूम के उसके बाद आएंगे तो ये ग्राउंड का देखो घूमा जाएगा। हमको नहीं लग रहा तारामंडल यहाँ कुछ खास होगा। कुछ खास होगा, पैसा लूट लेते वही तो बढ़िया। सही बताओ, कई तरह के हवेली बनवा, हवेली से बनवा गाँव में। पेंट तो ये बढ़िया लगता है, सुफियाना है। तारामंडल 17 और ले लो, मत यहाँ पे टाइमिंग दिया है शो का। 45 मिनट का 98 सीट है, 45 मिनट का शो है, 70 रुपीज़ टिकट। क्या दिया है? विकेट पे संडे शो टाइम लगा। अच्छा ये देखो स्कूल समूह हाँ हाँ के लिए दुकान दिया है। स्कूल ग्रुप ने कंसेशन दिया है उसमें 40%। अरे लाइन में लग मेरे भाई, यहीं पे लग रहा। यहीं पे लगो, यहीं पे एक लाइन में सीधी लग जाइए। तारामंडल का इसरो म्यूजियम। और यदा कदा आकाश में चमकते हुए उल्का पिंडों से अवगत होता रहा है। आकाश के लंबे निरीक्षण से कई संगठित आकृतियों का खुलासा हुआ, जिससे प्रथम कैलेंडर बने। वार्षिक चक्र का नक्शा सामने आने के बाद कृषि और प्राचीन सभ्यताओं का विकास होने लगा। उसी दौरान आकाश के कुछ तारों को जोड़कर विभिन्न आकृतियों की कल्पना की गई। इन्हीं आकृतियों की मदद से जहाज संचालन को बढ़ावा मिला, जिससे व्यापार का विस्तार हुआ। प्राचीन दौर के खगोल वैज्ञानिकों को आकाश के स्वरूप, पुरानी व्यवस्था और वास्तविक नीति का पता नहीं था। वैज्ञानिक और फिलोसफर्स ब्रह्मांड की पौराणिक कथाओं से बुने हुए जाल में पूरी तरह से बंधे हुए थे।
ग्रीक के वैज्ञानिकों के बौद्धिक दृष्टिकोण ने ये कदम उठाया कि खगोल विज्ञान को आकाशीय मिथक से अलग किया जाए। उस समय के महान बुद्धिजीवी जैसे पाइथागोरस, इराटोस्थेनेस, अपोलोनियस और टॉलमी ने पूरे खगोल विज्ञान के निर्माण में सहायता की, जो कि खगोलीय घटनाओं की भविष्यवाणी करने में सक्षम थे। हमारे ग्रह के चारों ओर आकाशीय पिंडों की आभासीय गति के निरीक्षण के बाद प्राचीन ग्रीक के खगोल वैज्ञानिकों ने पृथ्वी को ब्रह्मांड के केंद्र में रखकर जियोसेंट्रिक या भूकेंद्रित प्रणाली बनाई। ग्रीक के पहले खगोल वैज्ञानिक एरिस्टोटलस ने हीलियोसेंट्रिक या सूर्य केंद्रित मॉडल का प्रस्ताव रखा, जिसमें पृथ्वी की जगह सूर्य को ब्रह्मांड के केंद्र में रखा गया। सैकड़ों साल अनदेखा करने के बाद 16वीं सदी में कोपरनिकस व केपलर जैसे महान खगोल वैज्ञानिकों ने एरिस्टोटलस के इस राय को पुनर्जीवित किया। डेनमार्क के खगोल वैज्ञानिक टाइको ब्राही ने कई सालों के निरीक्षण के बाद गणित के पक्ष द्वारा हीलियोसेंट्रिक सूर्य प्रणाली को नई दिशा दी। इस प्रणाली के अनुसार पृथ्वी को मिलाकर सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। 1609 गैलीलियो ने दूरबीन को पहली बार आकाश की ओर मोड़ा। ऐसा करने से उन्होंने ज्ञात ब्रह्मांड की सीमाओं को बढ़ाया और हमेशा के लिए पुराने भूकेंद्रित सिद्धांतों को मिटा दिया। दूरबीन एक ऐसा यंत्र है जो कि प्रकाश को इकट्ठा करके दूर और धुंधले आकाशीय पिंडों की तस्वीरों को दिखाता है। जितना गहरा व जितना दूर का दृश्य देखना है वो निर्भर करता है ज्यादा इकट्ठा किए गए प्रकाश पर, और वो तभी संभव है जब लेंस या मिरर बड़ा हो। आज वैज्ञानिकों के पास कई बड़ी दूरबीनें हैं जो अत्याधुनिक सॉफ्टवेयर से चलती हैं, जिससे ब्रह्मांड को समझना और उसके राज को जानना बहुत आसान हो गया है। इन दूरबीनों का व्यास 8 से 10 मीटर तक का होता है। इनकी मदद से बिग बैंग महाविस्फोट से कुछ लाखों साल बाद उपस्थित वस्तुओं की भी हम जांच कर सकते हैं। अच्छे परिणामों के लिए इन विशाल दूरबीनों को कई बार दूर पहाड़ों पर वायुमंडल के कवच से ऊपर लगाया जाता है, जिससे शहर की रोशनी के प्रदूषण से बचा जा सके। इन दूरबीनों की सहायता से अंतरिक्ष की गहराइयों में झांककर हम एक ऐसे ब्रह्मांड को देख सकते हैं जो हमारे पूर्वजों के लिए कल्पना से परे था। एक ऐसा सक्रिय प्रचंड ब्रह्मांड जहां तारों के जन्म व मृत्यु के खेल के पैमाने हमें विनम्र कर देते हैं। बीते 50 वर्षों में हम पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के बंधन को पीछे छोड़ते हुए अंतरिक्ष के बाहर पहुंचे और आरंभ हुआ अन्वेषणों के एक नए युग का। धन्यवाद उन अंतरिक्ष कार्यक्रमों का
जिनकी वजह से हमने अपने ग्रह पृथ्वी को एक बाहरी दृष्टिकोण से देखा। हल्की नीली नाजुक पृथ्वी अंतरिक्ष के एक ठंडे और डरावने वातावरण में सूर्य की परिक्रमा करती हुई। स्पेस टेक्नोलॉजी या अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी ने तौर तरीकों की दुनिया को देखने का नजरिया ही बदल दिया। जो दुनिया केवल मानचित्रों तक ही सीमित थी, अब वो इस विशाल अंतरिक्ष में एक छोटी व असाधारण वस्तु बनकर रह गई। अंतरिक्ष कार्यक्रमों से प्राप्त होने वाले लाभ इसमें होने वाले खर्च और प्रयास की तुलना में कहीं ज्यादा है। अंतरिक्ष की खोज ने तकनीकी या टेक्नोलॉजी को बढ़ावा दिया, जिसकी वजह से हमने दूरबीन को भी पृथ्वी के वायुमंडल के ऊपर लगा दिया है। जिन तरंगों में वातावरण को पार करने की क्षमता नहीं है, ये अंतरिक्ष दूरबीनें उन तरंगों का निरीक्षण कर ब्रह्मांड को भी साफ साफ चित्रित कर सकती हैं। गैलीलियो की साधारण दूरबीन से लेकर हबल अंतरिक्ष दूरबीन तक दूरबीनों की एक एक पीढ़ी ने ब्रह्मांड पर नए नए दृष्टिकोण देते हुए हमारे सिद्धांतों को चुनौती दी और धीरे धीरे समझ में आने लगा कि हम ब्रह्मांड में अपनी आकाश गंगा के केंद्र में भी नहीं है, बल्कि इस विशाल मंदाकिनी के एक कोने में स्थित है। हम जानते हैं कि सूर्य एक औसत दर्जे का तारा है, जिसका व्यास 14 लाख किलोमीटर और पृथ्वी से इसकी दूरी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है। सूर्य गैस का गोला है, जिसकी कोर का तापमान और दाब इतना अधिक है कि हाइड्रोजन का नाभिकीय संलयन हो जाता है। हल्के तत्व भारी तत्व में बदल जाते हैं और पूरी ऊर्जा अंतरिक्ष में बाहर फैलती रहती है। और यही ऊर्जा पृथ्वी को गर्म बनाए रखने के साथ ही जीवन का समर्थन करती है। समय समय पर सूर्य की सतह पर शक्तिशाली स्थानीय चुंबकीय क्षेत्र बनने के कारण सनस्पॉट्स बन जाते हैं और ऊर्जा इकट्ठा हो जाती है। फिर यही ऊर्जा अंतरिक्ष में विशाल विस्फोट के रूप में निकलती है, जिसे हम सोलर फ्लेयर्स कहते हैं। इन फ्लेयर्स के फटने के साथ ही उच्च ऊर्जा वाले आयोनिक कण भी अंतरिक्ष में बाहर आ जाते हैं, जो कभी कभी पृथ्वी पर पहुंचकर दूर संचार को हानि पहुंचाते हैं। लेकिन इसके साथ साथ अति सुंदर उत्तर व दक्षिण ध्रुवीय ज्योति भी उत्पन्न करते हैं। अभी तो सूर्य से सकता है, शायद 5 अरब सालों तक ऊर्जा की बिजली कर रहेगा। लेकिन जब इसके क्रोध से ईंधन समाप्त हो जाएगा, तब सूर्य धीरे धीरे ठंडा होकर एक लाल दैत्य तारा बनेगा, जो इतना विशाल होगा कि बुध, शुक्र और पृथ्वी को भी निगल लेगा। बुध या मरकरी सूर्य के सबसे निकट का ग्रह है। जीवन विहीन दुनिया। इसकी सतह पर गड्ढे ही गड्ढे हैं, जो हजारों उल्का पिंडों और धूमकेतुओं के टकराने से बने हैं। – 2004 में वैज्ञानिकों ने बुध ग्रह की अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए मैसेंजर खोजी यान भेजा। इस यान ने महत्वपूर्ण साइंटिफिक डेटा के साथ ही ग्रह की सतह के हाई रेजोल्यूशन वाले चित्रों को भी लिया।
शुक्र या वेनस आकार में पृथ्वी से थोड़ा छोटा परंतु मूल रूप से अलग कार्बन डाइऑक्साइड व सल्फ्यूरिक एसिड युक्त बादलों से घिरा हुआ है। शुक्र में तेज भूगर्भीय गतिविधियां होती रहती हैं, जिससे उसकी सतह पर लावा बहता रहता है। सौर मंडल का तीसरा ग्रह है हमारी पृथ्वी। यहाँ पानी के महासागर और ऑक्सीजन से भरपूर वायुमंडल मौजूद है। वाह, कितना सुंदर दृश्य है। चुप हो जा। हमारी पृथ्वी एक रमणीय स्थल है। पृथ्वी से लगभग 4 गुना छोटा हमारा चंद्रमा एक प्राकृतिक उपग्रह है, जहां पर कोई वायुमंडल नहीं है। बुध के समान चंद्रमा की सतह भी गड्ढों से भरी है। इन गड्ढों का निर्माण सौर परिवार की आरंभिक अवस्थाओं में कई टकराहटों से हुआ है। अंतरिक्ष अभियानों में चंद्रमा ही केवल एक ऐसा आकाशीय पिंड है जिस पर मनुष्य ने अपना कदम रखा। ये है मंगल, सौर परिवार का चौथा ग्रह। जब ये पृथ्वी के निकट होता है तो इसकी दूरी लगभग 7 करोड़ किलोमीटर होती है। 40 वर्षों से वैज्ञानिक योजनाबद्ध तरीकों से मंगल की जानकारियां प्राप्त कर रहे हैं। अब तक तो बहुत से राज भी हम जान चुके हैं। इसकी सतह पर असंख्य गड्ढे, विशाल लुप्त हुए ज्वालामुखी और गहरी घाटी दिखाई देती है। बहुत समय पहले इस लाल ग्रह की सतह पर निश्चित रूप से पानी का बहाव था, लेकिन अब जमीन के नीचे सिर्फ कुछ मात्रा में ही पानी बचा हुआ है। ऐसा हो सकता है कि सतह के नीचे कहीं सामान्य अवस्था में जीवन हो। वैज्ञानिक लगातार छोटे स्वचालित वाहनों द्वारा मंगल की जानकारियां प्राप्त कर रहे हैं। भविष्य में नहीं और पीछे से तार, पीछे से ना आगे आगे पीछे। लेकिन उसमें से कोई भी हमेशा के लिए उनके जीवन काल की सीमा कुछ लाख वर्षों से लेकर कई अरब वर्षों तक चली है। जब उनका ईंधन समाप्त हो जाता है तो वो मृत हो जाते हैं। अक्सर उनकी मृत्यु प्रचंड रूप से होती है और वो तारकीय अवशेष के रूप में जैसे सफेद बौना, व्हाइट डॉग, न्यूट्रॉन स्टार और ब्लैक होल या शाम रिवर पीछे हो जाते हैं। तारे आमतौर पर समूह में बनते हैं, जिन्हें तारकीय गुच्छ या स्टार क्लस्टर्स कहा जाता है। इनको 2 श्रेणियों में बांटा गया है, ग्लोबुलर और ओपन क्लस्टर। ग्लोबुलर क्लस्टर या गोलाकार गुच्छों में उच्च एकाग्रता वाले तारे होते हैं, जो गुरुत्वाकर्षण द्वारा गेंद के रूप में कसकर बंधे रहते हैं। और इन गुच्छों की उम्र का पता चलता है इनमें उपस्थित तारों के वितरण से। मंदाकिनियों में इन गुच्छों का मिलना एक सामान्य सी बात है, लेकिन कुछ दैत्य, अंडाकार या इलिप्टिकल मंदाकिनियों में 30,000 गोलाकार गुच्छे भी हो सकते हैं।
क्लस्टर या खुले गुच्छे कम तारों से बनते हैं और इन सब तारों की उम्र लगभग एक समान ही होती है। इन खुले समूहों में तारे कम गुरुत्वाकर्षण से बंधे रहते हैं। आकाश गंगा के केंद्र का चक्कर लगाते वक्त अन्य झुंडों या फिर गैस बादलों के गुरुत्वाकर्षण की वजह से ऐसे झुंड अपने तारों को खो देते हैं। अधिकांश खुले झुंड कुछ करोड़ साल तक ही बने रहते हैं। तारों के बीच में विशाल अंतरतारकीय धूल और गैस के बादल होते हैं, जिसे निहारिका या नेबुला कहते हैं। ये निहारिकाएं हाइड्रोजन, हीलियम और दूसरी आयनीकृत गैसों से बनी होती हैं। वहां पर परावर्तित, उत्सर्जित और अंधेरी निहारिकाएं हैं। अगर परिस्थितियां सही है तो ये बादल भी अपने ही गुरुत्वाकर्षण से सिकुड़ते जाते हैं जब तक नए तारे जन्म लेंगे और सृष्टि का ये महान कार्य चलता रहता है। ग्रहीय निहारिकाएं एक प्रकार की उत्सर्जित निहारिकाएं हैं और वो तब बनती हैं जब सूर्य के समान तारे फैलते हैं और अपनी बाहरी परत को अपने से हटा देते हैं और अंत में बन जाते हैं सफेद बौने तारे। सुपरनोवा अवशेष एक विशेष प्रकार की निहारिका है। ये निहारिका भारी रासायनिक तत्वों से भरी होती है जो जीवन के निर्माण के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। हमारी आकाशगंगा मंदाकिनी सर्पिलाकार है। इसके केंद्र में 40 लाख सूर्यों के समान भार वाला एक विशाल श्यामविवर है। ये विशाल मंदाकिनी सिर्फ अकेली नहीं है। इस ब्रह्मांड में विभिन्न आकार व आकृतियों की अरबों खरबों मंदाकिनियां हैं। अंडाकार मंदाकिनी आमतौर पर बूढ़े तारों से बनती है। सर्पिलाकार में अधिकतर एक चमकदार केंद्र और 2 घुमावदार भुजाएं होती हैं, जो मंदाकिनी के केंद्र से बाहर की ओर फैली रहती है। देखा गया है कि 1/4 मंदाकिनियां सर्पिलाकार हैं। मंदाकिनियों में जिनका अपना कोई विशिष्ट आकार नहीं होता, उन्हें अनियमित या इरेगुलर आकार की मंदाकिनी कहते हैं। इनके अंदर धूल और गैस की विशाल मात्रा होती है। अधिकतर अनियमित मंदाकिनियों की शुरुआत सर्पिलाकार होती है, लेकिन दूसरी मंदाकिनियों के गुरुत्वाकर्षण के कारण उनका रूप कुरूप हो जाता है।
गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव की वजह से मंदाकिनियों में समूह, गुच्छ और महागुच्छ बनाने की प्रवृत्ति होती है। साथ ही मंदाकिनियों के समूह व गुच्छों में पारस्परिक क्रिया और टकराव की घटना नियमित रूप से होती रहती है। इस क्रिया से मंदाकिनियों के आकार तो विकृत होते ही हैं, यहाँ तक कि उनके विकास की दिशा में भी बदलाव आता है। ब्रह्मांड में मंदाकिनियां निरंतर गति में रहती हैं। ऐसा लगता है कि ब्रह्मांड एक बहुत ही जबरदस्त विस्फोट से बना है। बिग बैंग लगभग 14 अरब साल पहले। तब से लगातार ब्रह्मांड का विस्तार होता ही जा रहा है। अब तो विस्तार की गति और भी तीव्र हो चली है। हमने जो कुछ भी सीखा है, उसके बावजूद ब्रह्मांड के शुरुआत और अंत के बारे में बहुत से प्रश्न अब भी अनसुलझे हैं। हम एक प्रबल विशाल ब्रह्मांड में रहते हैं, जो मनुष्य की सीमाओं और कल्पनाओं से परे है। परंतु ये जगत भौतिक नियमों पर आधारित है, जिन्होंने जीवन की जटिलता को खेलने दिया। हमारी आकाश गंगा के केंद्र से दूर एक साधारण तारे की परिक्रमा करते हुए इस नीले ग्रह पर स्थित है। सौभाग्यवश बाहर देख पाते हैं और अस्तित्व के महान प्रश्नों के लिए समाधान भी ढूंढते रहते हैं। इस रोमांचकारी यात्रा पर आपको आनंद जरूर आया होगा। इस उम्मीद के साथ दीजिए इजाजत। नमस्कार। Thank you.